Hello and most welcome to all in our institution Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School, Rico Shri Ganganagar. Admission open for session 2020-21. Today I will teach you topic Human Development in India from chapter 3rd Human Development of subject Geography. Hello students, my name is Mandeep Singh. I will teach you geography. Today we start live classes from Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School. First of all आपका स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। जो आपकी कोविड-19 कोरोना काल के दौरान जो आपकी क्लासेस लग रही है स्कूल की तरफ से आपको स्टडी से जोड़ने रखने के लिए ये एक प्रयास किया जा रहा है ताकि आपकी जो स्टडी है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इससे पहले भी आपकी क्लासेस हो चुकी है। तो ये आपका बुक जो सेकंड है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका अपने आज थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी में ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो चैप्टर है इससे पहले आप लोग फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें भी ये चैप्टर अपने फोर्थ चैप्टर था उसमें अपने पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो जो ये आपका इसका बेसिक है मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में अपने जैसे किया है। ठीक है, तो उसमें अपने व्हाट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, तो हु कॉइन्ड द वर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट या ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया। ठीक है, तो ये अपने थोड़ा सा बेसिक इसका पढ़ के आए हैं। जैसे थोड़ा सा अपने रिवाइज करें तो व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट एनलार्ज पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइव्स। ये जो कंसेप्ट है ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा 1990 में दिया गया था और उसके बाद हर साल UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। ठीक है, इसके बारे में अपने आपके फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उससे आगे इसमें अपना जो फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, इसकी अपने स्टडी करेंगे। ये क्योंकि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक है तो अपने इसमें इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। जो वर्ल्ड वाइड डाटा है, वर्ल्ड लेवल के डाटा है, वो अपनी जो फर्स्ट बुक है उसके फोर्थ चैप्टर में अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया इसमें अपने बात करें तो सिंपली ये बताया हुआ है कि जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मोर देन 1.20 बिलियन है। ये अपने सिंपल लैंग्वेज में 121 करोड़ से भी ज़्यादा है। और इंडिया का जो HDI रैंक है, HDI वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी जो रैंक है वर्ल्ड वाइड वो है 130वीं रैंक है। टोटल जो इसमें UNDP जिसके लिए रैंक जारी करती है उसकी नंबर है टोटल कंट्रीज़ की 189। ठीक है, तो 189 कंट्रीज़ में इंडिया का 130 प्लेस है। जनरली इंडिया का जो अपने कह सकते हैं कि जो ह्यूमन इंडेक्स वैल्यू है उसका जो लेवल वो मीडियम टाइप का आता है। तो जो इंडिया की HDI वैल्यू है वो 0.640 है। ठीक है, इंडिया की जो वैल्यू है वो 0.640 है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अपने पहले बात कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा जो HDI वैल्यू है वो है नॉर्वे की। तो नॉर्वे की जो HDI वैल्यू है वो 0.953। ये नॉर्वे की अपनी वैल्यू की बात करें तो 0.953। तो इसके बारे में जनरली आपने पहले पढ़ा भी होगा कि जो वैल्यू है वो काउंट कैसे करते हैं। HDI वैल्यू की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 1। 0 to 1 के बीच में अपनी इसकी रेंज काउंट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा है नॉर्वे की 0.953 और सबसे कम है नाइजर की 0.377। ठीक है, ये 2018 के जो डाटा हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो भी डाटा है
2018 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। ठीक है, अब अपने जनरली जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर होते हैं, अपने ह्यूमन डेवलपमेंट का मेज़र करते हैं, उसके जो पैरामीटर होते हैं वो अपने इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उन पैरामीटर में क्या होता है कि एक तो होता है सबसे पहले आपका आ जाएगा उसमें हेल्थ आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा और एक्सेस टू रिसोर्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या माना जाता है कि जो कंट्रीज़ जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अपने कह दें कि ह्यूमन डेवलपमेंट के मीडियम या लोअर क्लास में वो आते हैं, तो उनके लिए ये जो अपने पैरामीटर डिसाइड किए हुए हैं, 3 पैरामीटर जो डिसाइड किए हुए हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स, सिर्फ इनसे ही उन्हें अपने जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे छिपे हुए या अनस्टडीज़ किए हुए फैक्टर हैं जिनके बिना अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को समझना या उसकी जो वैल्यू, जिन कंट्रीज़ की वैल्यू कम आती है उनकी वैल्यू कम क्यों आती है, उसके कॉज के पीछे जाएं तो कुछ कॉज आएंगे, उसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर आ जाएंगे आपके। ठीक है, कुछ सोशल फैक्टर आ जाएंगे, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो हिस्टोरिकल फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर में क्या आ जाएगा कि जो कंट्रीज़ पहले किसी ना किसी यूरोपियन कंट्रीज़ के कॉलोनीज़ रहे हैं, मतलब उसमें कॉलोनाइजेशन हुआ है पहले, या इंपीरियलिज्म है, न्यू इंपीरियलिज्म है, ये ऐसे कुछ फैक्टर हैं जिनके अंडर में वो कंट्री इससे पहले रह चुके हैं। तो उनको इंडिपेंडेंट हुए अभी तक कुछ ही टाइम पीरियड हुआ है, किसी को 50, किसी को 70, किसी को 60, किसी को 20, किसी को 30 ईयर्स हुए हैं। तो उनके पास इतना अभी तक टाइम नहीं आ पाया है कि वो अपनी सोशल स्ट्रक्चर को, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, लोगों की वेलनेस के लिए, लोगों की सोशल वेलबींग के लिए ज़रूरी होती है, उसे वो हासिल कर सकें। ठीक है, वो अभी तक उनके पास इतना टाइम पीरियड नहीं मिल सका है। तो ये भी कुछ फैक्टर हैं। कुछ जैसे इसमें सोशल फैक्टर आ जाएंगे कि जिसमें आपने कह सकते हैं कि किसी के साथ कास्ट हो गया, या आपकी अपने कह सकते हैं रिलीजन हो गया, ठीक है, या इनकम के बेस के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, कहीं पे वॉर हो रहा है, ठीक है, कहीं पे अपने कह सकते हैं कि कोई ना कोई क्राइम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ या नेचर ऑफ स्टेट है ना, किस टाइप का नेचर ऑफ स्टेट है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, तो या एम्पावरमेंट ऑफ पीपल है। तो ये भी कुछ अदर फैक्टर भी हैं जो इसके साथ अपने स्टडी करते हैं। अब अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में अपने HDI वैल्यू की या ह्यूमन डेवलपमेंट की इसमें बात करते हैं तो एक तो वर्ल्ड वाइड UNDP के द्वारा वो रिलीज़ किया जाता है हर साल। ठीक है, जिसमें अलग अलग रैंक, जैसे इंडिया की 130th रैंक है। और इंडिया के द्वारा भी क्या होता है कि अपने स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरीज वाइज उनको भी अलग अलग वो ह्यूमन डेवलपमेंट जो पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, एक्सेस टू रिसोर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की अलग अलग स्टेट और कंट्रीज़ के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए भी जो रैंक है वो डिसाइड की जाती है। जैसे इंडिया के लिए भी फर्स्ट सेकंड प्लेस डिसाइड किया जाएगा। फिर जो स्टेट वाले होते हैं वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अलग अलग जो पैरामीटर है उसके बेस पे उनको रैंक प्रोवाइड करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो इंडिया में जो अपने ये सिस्टम है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने का, इसके कुछ इंडिकेटर हैं, जिसमें से 2 इंडिकेटर अपने इस क्लास में पढ़ेंगे। इसमें एक तो है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, से अपने जैसे एक्सेस टू रिसोर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं, और एक इंडिकेटर ऑफ ए हेल्दी लाइफ, जैसे अपने इंडिया में अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को समझते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको अपने काउंट कर सकते हैं। तो जो इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट है उसमें अपने पहला पॉइंट क्या देखते हैं, रिच रिसोर्स बेस एंड एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज बाय ऑल। तो सबसे पहले जैसे अपने HDI के मेजरमेंट के लिए 3 पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं। उन पैरामीटर में जैसे एक पैरामीटर अपना एक्सेस टू रिसोर्स है, तो एक्सेस टू रिसोर्स का मतलब ये होना चाहिए कि कोई एक्सेस रिसोर्स को तभी कर पाएगा जब वहाँ पे रिसोर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या अदर रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं, वो सारे रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए और बाद में उनको असेस करने की कैपेबिलिटी लोगों के अंदर होनी चाहिए। और पर्टिकुलरली इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो सोसाइटी का लोअर सेक्शन है, मार्जिनल सेक्शन है, ठीक है, जो मतलब ज़्यादा पॉवर्टी अंडर BPL हैं, उनको ज़्यादा
उनको देखा जाता है कि वो कितना सोर्स को सेस कर रहे हैं, कितनी वो एम्प्लॉयमेंट अपनी गेन कर रहे हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की टोटल प्रोडक्ट कितना है, कितनी टोटल जो अपनी गुड्स का सर्विस का प्रोडक्शन कोई कंट्री कितना कर रहा है, ये भी इसका एक बेस होता है। पर कैपिटा इनकम, टोटल जीडीपी जो है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जीडीपी है, उसमें जो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके अपने पर कैपिटा इनकम आती है वो कितनी आती है। ये जनरली एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, ये एक्चुअल कंडीशन को शो नहीं करता। इसका कारण क्या है कि जो अपने टोटल ग्रॉस मेजरमेंट कर ली, उसमें चाहे रिच है चाहे पुअर है वो तो सभी की आ गई। अब रिच और पुअर की जो इनकम आ गई उसमें अपने डिवाइड कर दिया। उसमें ऐसे तो है नहीं कि अगर किसी को मान लो 1 लाख शेयर आ रहा है तो उसके पास वो 1 लाख की इनकम है या नहीं है, तो वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो ये शो नहीं करता। अब क्या है कि कुछ रिसेंट टाइम में इंडिया जो है धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, जिसमें क्या है कि इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है या पर कैपिटा कंजम्पशन है वो बढ़ा है, मतलब लोगों की कमाई भी बढ़ी है, लोगों का खर्च भी बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जो गरीबी है, पॉवर्टी है, वो दूर होती जा रही है। तो इसके अंदर अपने जैसे यहाँ बताया हुआ है कि इंडिया में जो परसेंटेज ऑफ पर्सन अंडर बीपीएल है, टोटल इंडिया में अपने बात करें तो 21.9% है। रूरल एरिया में बात करें तो 25.7% है और अर्बन एरिया की बात करें तो 13.7% है। अब जो पॉवर्टी है या अंडर ब्लू पॉवर्टी लाइन की अपने बात कर रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे, तो पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक में, पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन। दास्ता की एक स्टेट है, दास्ता की, ठीक है। तो इन एब्सोल्यूट टर्म इट रिफ्लेक्ट्स inability of an individual which cannot satisfy our needs to sustain their life like healthy health education और access to resource। मतलब जो अपनी बेसिक नीड है वो भी फुलफिल अगर वो ना कर पाए, ठीक है, तो या उसमें अपने एक टर्म कह सकते हैं कि सोशल वेलबींग है, अपनी अच्छी लाइफ है, वो अगर उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी अगर वो गेन ना कर पाए तो उसे अपने पॉवर्टी या गरीबी कह देते हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी और गरीबी की अपने बात करें तो परसेंटेज वाइज जैसे मैंने यहाँ पे बात की है, तो इंडिया के जो सारे स्टेट्स हैं उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वो कैटेगरी में क्या है कि एक तो वो आ जाएंगे जिसमें 30% से ज़्यादा पॉवर्टी है, वो स्टेट जिसमें 30% से ज़्यादा पॉवर्टी है। जो 30% से ज़्यादा पॉवर्टी है उन स्टेट्स में कौन से स्टेट आएंगे आपके, जैसे झारखंड आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया, बिहार आ गया, दादरा नगर हवेली आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम आ गया और मणिपुर आ गया। ये 30% से ज़्यादा यहाँ पे पॉवर्टी रेट है। सेकंड प्लेस में आ जाएगा आपका इसमें 20 to 30%, 20 to 30% के बीच में जो पॉवर्टी है, इसमें जो स्टेट आते हैं आपके, उसमें आपके स्टेट आ जाएंगे, यूपी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसमें मिज़ोरम आ जाएगा, इसमें कर्नाटका आ जाएगा और इसमें चंडीगढ़ आ जाएगा। 4 स्टेट आपके इसमें आ जाएंगे। थर्ड जो है वो आ जाएगा बिटवीन 10 to 20% पॉवर्टी रेट वाले स्टेट कौन कौन से हैं, 10 to 20%। तो इसमें अपने स्टार्ट करें, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा इसमें, ठीक है, त्रिपुरा आ जाएगा और ये स्टेट इसमें शामिल हो जाते हैं। तो उसके बाद अपने बात करें तो जो फोर्थ है पार्ट आपका लेस देन 10%, ठीक है, लेस देन 10% में जो आपके स्टेट आते हैं उसमें जैसे ऊपर से अपने स्टार्ट करें तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा, केरला आ गया उसमें, आंध्र प्रदेश आ गया उसमें, ठीक है, उसमें लक्षद्वीप आ गया, उसमें पुडुचेरी आ गया, उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड आ गया और उसमें दमन और दीव आ गया। तो ये स्टेट आपके इसमें शामिल होते हैं।
तो जैसे मैंने पहले भी अपने बात की है कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीडीपी ये ही अपने पूरे जो अपनी इकोनॉमिक अटेनमेंट है उसको शो नहीं करती कि अपने कह दें कि अपनी जीडीपी इतनी बढ़ गई है इंडिया की या पर कैपिटा इनकम इतनी बढ़ गई है। सिर्फ उससे ही अपने इकोनॉमिक जो अपना अटेनमेंट है या ह्यूमन डेवलपमेंट है उसे अपने डिफाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं कि सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लोगों की लाइफ कितनी आसान है, वो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, या ये सारे पॉइंट उसमें उनके पास जो भी फैसिलिटी हैं, सैनिटेशन फैसिलिटी हैं, हेल्थ फैसिलिटी है, वो सारी है कि नहीं है, वो भी इसमें शामिल अपने करते हैं। इससे नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर ऑफ हेल्थी लाइफ। ठीक है, जैसे अपने 4th चैप्टर जो ह्यूमन डेवलपमेंट का अपने फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में पढ़ा था, तो उसमें हेल्थ को उसने कैसे डिफाइन किया था। हेल्थ को डिफाइन करने के लिए उसने एक टर्म दी थी लाइफ एक्सपेंसी। लाइफ एक्सपेंसी का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि कोई भी बच्चा बर्थ ले रहा है तो अपने क्या कह सकते हैं कि इस बच्चे की जो एज इतनी हो सकती है, 60 साल का हो सकता है, 70 साल का हो सकता है। वो कैसे निकलता है कि एक गेस होता है कि इस पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं, किसी की एज मान लो 80 हो रही है, किसी की 40 रहेगी, किसी के 60, किसी की कितनी है ना, तो उसकी जो एवरेज एज होती है पूरी कंट्री की उसको अपने काउंट करके ये कह सकते हैं कि इस बच्चे के बर्थ के टाइम में भी ये अपने कह सकते हैं कि ये एक गेस है कि ये बच्चा इतने साल तक जिंदा रह सकता है, एक एवरेज के हिसाब से अपने काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो होती है लाइफ एक्सपेंसी, इसे अपने काउंट करते हैं। तो लाइफ एक्सपेंसी या हेल्थ किसी कंट्री की या अपने स्टेट की बात करें तो वो कैसे अच्छी हो सकती है अगर वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है और वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी है, लोगों को प्योर वाटर अवेलेबल वहाँ पे हो रहा है, फूड सप्लाई है, न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पे जो उनकी हेल्दी लाइफ है वो अपने जो इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ है उसमें अपने काउंट कर सकते हैं। तो जिसमें बताया गया है आपकी बुक में कि लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस, फ्री फ्रॉम इलनेस मतलब लोगों को डिजीज़ नहीं है, बीमारियां नहीं हैं, लोग हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, एंड एलिमेंट एंड लिविंग ऑफ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पैन आर इंडिकेटर ऑफ ए हेल्दी लाइफ। मतलब उसे कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा बहुत अगर कोई है तो सिंपल है, अलग बात है, और वो अपनी जो लाइफ है एक रीजनेबली लाइफ मतलब कोई उसके जीवन का लक्ष्य है, टारगेट है, क्योंकि वो हेल्दी है तो वो पढ़ लिख भी सकता है, पढ़ लिख सकता है तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा अच्छी होगी तो वो ज़्यादा अच्छा कोई वर्क कर सकता है, ज़्यादा अपनी एक जो इनकम है उसको वो बढ़ा सकता है, तो मतलब प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया में जो अपने पढ़े कि कुछ टाइम पीरियड में अभी रिसेंट में कुछ सालों से जो उसके हेल्दी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर थे जिसमें डेथ रेट आ गई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, तो या जो बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ जो मदर की जो डेथ होती थी उसमें अपने धीरे धीरे डिक्रीज़ आ रहा है। कुछ डाटा जो आपके सामने हैं तो उसमें डिक्लाइन इन डेथ रेट 20.5 थी। कब थी ये? 1951 में। 1951 में 25.1 थी और एट प्रेजेंट 2014 में अपने बात करें तो ये 6.5 पर 1000 है। मतलब इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और भी इम्प्रूवमेंट करने की अभी इसमें कोशिश हो रही है। उसके बाद है इन्फेंट मोर्टेलिटी 148 थी, अब 37 है। मतलब जो भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसकी जन्म जस्ट ही या जन्म लेने से पहले ही जो डेथ हो जाती है उसे अपने इन्फेंट मोर्टेलिटी में काउंट करते हैं। जो 148 थी पहले, अब वो 37 रह गई है। बर्थ रेट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है, बर्थ रेट भी डिक्रीज़ हुई है। 40.8 थी, अब 20.8 हो गई है। कहने का मतलब कि लोग अवेयर हुए हैं तो वो अपनी जो बर्थ रेट है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। बर्थ रेट कंट्रोल होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल होगी, लोगों के पास कम लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, तो जो कंट्री है वो ग्रो करेगी या उसका ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इंक्रीज लाइफ एक्सपेंसी। इंक्रीज लाइफ एक्सपेंसी में क्या है कि अभी मैंने आपको बात की लाइफ एक्सपेंसी क्या होती है। जो मेल की लाइफ एक्सपेंसी पहले 37.1 थी वो 66.9 ईयर्स हो गई है, और जो फीमेल की
36.2 ईयर्स थी, अब वो 70 ईयर हो गई है। मतलब लोगों की जो हेल्थ फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, उनको अच्छी प्रोवाइड हुई है और वो धीरे धीरे इंडिया में इसके इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आज अपने ये 2 ही टॉपिक हैं जो करेंगे, उसके बाद अपने कल नेक्स्ट क्लास में जो इसके आगे के टॉपिक हैं उनको अपने करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखना और पढ़ना, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। थैंक यू।